आउटकम्स को, जो सैम्पल स्पेस की आउटकम्स होती हैं उसको आप जो है एक नंबर असाइन करते हैं, उस नंबर को हम जो है वो बेसिकली रैंडम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ देखें, यूजुअली वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन a particular outcome of a random experiment but our interest relates to some numerical description of the outcome. For example, when two coins are tossed, we may be interested only in the number of heads which appears and not in the actual sequence of heads and tails, which is not a numerical quantity. तो वो कहते हैं अगर आप एक कॉइन को टॉस करें तो उसकी आउटकम्स क्या बन, सैंपल स्पेस क्या बनती है जी? सर एक को इनके तो हेड और टेल ही होगी। हेड हेड हेड, टेल टेल हेड, और आपने जो है वो टू कॉइन बेसिकली टॉस किए हैं ना, तो उसमें जो है वो हेड हेड हेड, टेल टेल हेड और टेल टेल आएगा। अब अगर आप जो है वो एक्चुअली हेड में इंटरेस्टेड है, नंबर ऑफ हेड में, ठीक है, तो आप देखें कि अब ये जो आपके पास सैंपल स्पेस बनी है, ठीक है, इसमें आप जो है वो आपके पास इवेंट जो है वो कहते हैं कि हेड वाले इवेंट, तो हेड वाले इवेंट में कौन से आपके पास फिर आ जाएंगे एंट्रीज? हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल। ठीक है, अब आप इनको कोई नंबर असाइन करना चाहते हैं, मतलब कि इस सैंपल स्पेस में, इस सैंपल स्पेस में फॉर एग्जांपल कोई भी सैंपल स्पेस इवेंट है, तो इसमें आप देखें हेड कितने हैं, पहली एंट्री में हेड हेड एटलीस्ट जिसमें एक हेड हो, ठीक है, तो इसमें दो हेड हैं तो उसको 2 नंबर असाइन कर दिया गया है। अगली एंट्री में हेड टेल एक हेड था तो उसमें जो है वो एक हेड, उसको 1 नंबर असाइन कर दिया गया है। अगली में टेल हेड, उसमें भी एक हेड था तो उसको 1 असाइन कर दिया गया, और उससे जो लास्ट वाली एंट्री है उसमें कोई भी आपके पास हेड नहीं है तो उसमें जो है 0 हेड असाइन किया कर दिए गए। तो ये जो करस्पॉन्डिंगली नंबर असाइन करते हैं वो क्वेश्चन में गिवन होगा कि आप देखें कितने टेल हैं या कितने हेड हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने जो है वो रैंडम वेरिएबल जो है वो बनाने हैं। तो अब आपके पास जो रैंडम वेरिएबल्स हैं वो क्या बन जाएंगे, 0 1 एंड 2, और इसकी जो डोमेन थी बेसिकली वो क्या है आपके पास, डोमेन सैंपल स्पेस है, और इसकी जो रेंज आएगी बेसिकली वो आपके पास रैंडम वेरिएबल आएंगे, उनको हम जो भी जो है वो नंबर असाइन करेंगे। समझ आइए इस बात की? यस सर। फॉर एग्जांपल आप जो है वो पेयर ऑफ डाइस जो है वो थ्रो करते हैं, ठीक है, एंड अगेन इन एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ पेयर ऑफ डाइस, if we are interested only in the sum of dots on the upper face of two dots and not in the particular dots, we assign each possible outcome of the experiment 1 2 3 4 and 12। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो डाइस की एग्जांपल इसने दी हुई है, ठीक है, कि जो सम ऑफ डॉट्स ओनली ऑन द अपर फेस ऑफ टू डाइस नॉट इन द पर्टिकुलर डॉट्स, तो जो अपर फेस में जितने भी जो है वो डॉट्स आएंगे उनका सम, तो उसको जो भी वो नंबर असाइन करता है, तो इस तरह से जो है आपके पास ये रैंडम वेरिएबल आपके पास आते जाएंगे। ठीक है, तो ये रैंडम वेरिएबल बेसिकली 2 तरह के होते हैं, एक आपके पास जो होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, और एक आपके पास जो है वो कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल होता है। तो डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस में क्या फ़र्क है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जैसे ये आपके पास आउटकम्स को जो नंबर आपने असाइन किए हैं 0 1 2 3 4, ये सारे आपके पास क्या हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। और कॉन्टीन्यूस आपके पास क्या है कि आपके पास जो है जैसे इंटरवल होता है, और इंटरवल में हर एक नंबर आपके पास जो है वो रिपीट होता है, मतलब 1, जैसे यहाँ पे 1 और 2 आ रहा था तो 1 और 2 के दरमियान कोई भी एंट्रीज हमारे पास नहीं आ रही थी। तो अगर आपके पास ऐसा आउटकम्स हैं जिसको नंबर असाइन करने से आपके पास 1.1 भी आ जाएगा, 1.2 भी आ जाएगा, 1.03 भी आ जाएगा, हर एक नंबर अपीयर हो जाएगा, तो ऐसे जो आपके पास जो है न्यूमेरिकल वैल्यूज़ उनको हम कहते हैं डिस्क्रीट कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल।
उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. Distribution function of a random variable x denoted by f of x is defined by f of x is equal to p capital X is less than small x. तो ये बेसिकली क्या है, p किस चीज़ को डिनोट करता है, p प्रोबेबिलिटी को डिनोट करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट. ठीक है. और कैपिटल f ऑफ x जो है ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है. ठीक है. मतलब है कि ये प्रोबेबिलिटी को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करता है, किसी भी सैम्पल स्पेस की जो प्रोबेबिलिटी उसको किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करता है. द फंक्शन f of x gives the probability of the events that x takes the value less than or equal to specified values of x. मतलब है कि स्मॉल एक्स बेसिकली रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं. तो वो जो भी आपके पास जो भी इंटरवल होगा, कैपिटल एक्स की वैल्यू बेसिकली इस वैल्यूज़ पे हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. और ये कैपिटल एक्स बेसिकली एक्स से लेस होना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए. इसको मैं आगे आपको एग्जांपल से समझाऊंगा. ठीक है. लेकिन ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन है डिस्ट्रीब्यूशन की कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी प्रोबेबिलिटी ऑफ x is the random variable और which is less than or equal to x. और स्मॉल x जो है ये रैंडम वेरिएबल, कैपिटल x उस सेट को डिनोट करता है. ठीक है. और स्मॉल x आगे जो है उसकी फर्दर एंट्रीज हैं. The distribution function is abbreviated to df and is called the cumulative distribution, and its cumulative probability function of the x from the smallest up to specified value of the x. ठीक है. सिंस f of x इज प्रोबेबिलिटी, तो जो भी f of x हमने डिफाइन किया है ये p of x इक्वल है, मतलब कि ये प्रोबेबिलिटी के इक्वल आता है. तो इसमें देखेंगे अगर आपके पास जो है वो आपके पास एक सेट है तो आपके पास जो है वो लिमिट्स आ सकती हैं, मिनिमम लिमिट्स भी आ सकती है और मैक्सिमम लिमिट्स भी आ सकती हैं. मतलब कि आपके पास जो सैम्पल स्पेस होता है उसमें 0 1 2 3 जो भी आपके पास रैंडम वेरिएबल बने हैं 0 1 2 3 4, तो उस पर बेसिकली प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकता है. तो आपको पता है कि अगर उसमें हम सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे पूरी तो 1 आएगी, और 5 की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो वो 0 आएगी. और ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो सकता है क्योंकि पिछली वैल्यूज जो है उनकी प्रोबेबिलिटी 0 हो रही है. ठीक है. तो उनको आप माइनस इन्फिनिटी से भी स्टार्ट करेंगे फिर भी प्रोबेबिलिटी आपके पास 0 हो जाएगी. मतलब 0 से पहले आपके पास एंट्रीज ही नहीं है सैम्पल स्पेस की, इवेंट्स ही नहीं है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी 0 हो रही है, तो इसीलिए उसको माइनस इन्फिनिटी भी लिख रहा है. ठीक है. फिर ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं. एफ ऑफ एक्स इज नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एटलीस्ट ऑन द राइट ऑफ ई. आगे आपके पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ये इसकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, उससे आपको क्लियर होगी बात. A random variable is defined to be discrete if it can assumed value which are finite or countably infinite. डिस्क्रीट की क्या डेफिनेशन कर रहा है कि जिसमें फाइनाइट वैल्यू आ जाए आपके पास विच आर फाइनाइट आर काउंटेबली इनफाइनाइट. मतलब काउंटेबली इनफाइनाइट का मतलब है कि आपके पास कोई इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट है, तो उसमें मैं आपको कोई फाइनाइट एंट्री बताएं, तो उसमें कोई फाइनाइट एंट्री को कैलकुलेट करने के लिए उसको आप काउंट करेंगे, तो उसके बाद जो एंट्रीज आएगी, मसलन कि आपके पास नेचुरल नंबर का सेट है और मैं आपको कहूँ कि 1 लाख के बाद जो एंट्री आएगी तो इसको कहेंगे काउंटेबली इनफाइनाइट एंट्री. ठीक है. When x takes on a finite number of values that may be listed x1, x2, x2, but in the countable infinite case, the values may be listed as x1, x2, xn up to so on. ठीक है. The number of hits obtained in coin tossing experiment, the number of defective items observed in consignment, and the number of fatal accidents, the number of bacteria in 1 kg of water are the example of. We've come a long way from where we began. कौन है यार ये? सर ये फेक आईडी वाला बंदा है, इसको निकालें सर मीटिंग में से.
यार ये सर फेक आईडी वाला है। एक मिनट एक मिनट। इसके क्या नाम है यार? अच्छा चलें जी, इसको देखें। तो ये आपके पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है और इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। Let x be a discrete random variable taking on distinct value x1, x2, xn, then the function denoted by p of x or f of x are defined as f of x is equal to p of, मतलब कि आपके पास इसके प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं ना, तो आप जो है वो प्रोबेबिलिटी बेसिकली जो है वो जो भी आपके पास जो है वो रैंडम वेरिएबल के नंबर हैं उन पे आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते जाएंगे, तो ये बेसिकली उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनती जाएगी, ठीक है। एफ ऑफ एक्स 1 करेंगे, x1 मतलब रैंडम वेरिएबल है और उस पे जो प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म होती जाएगी। और ये सम जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये सम ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का ये समीशन एफ ऑफ एक्स आई आई, ये जितने भी आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाली है उसका सम जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपके पास फॉर्म करेगा। मेरे ख्याल में इसको एक एग्जांपल देख लेते हैं तो फिर ही आपको बात समझ आएगी। फाइंड द probability distribution and distribution function for the number of heads when 3 balanced coins are tossed. Construct a probability histogram and a graph of distribution. ठीक है जी, क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है? yes. एक आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब है कि स्मॉल एफ ऑफ एक्स आई, और जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो आपके पास कैपिटल एक्स एफ ऑफ एक्स है फॉर द नंबर ऑफ हेड्स व्हेन 3 बैलेंस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड। कंस्ट्रक्ट ए प्रोबेबिलिटी हिस्टोग्राम एंड ग्राफ ऑफ फंक्शन। तो जब आप जो है वो 3 टॉस करेंगे कॉइन्स को तो उसके बाद आपके पास सैंपल स्पेस क्या बनेगी? यस हेड 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 भी बन सकती है सर, हेड हेड टेल भी, हेड टेल हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड 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 टेल टेल 8, ठीक है 8 बनेंगे। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि इन आपने नंबर ऑफ हेड्स के लिए कैलकुलेट करना है ना, नंबर ऑफ हेड्स के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करनी है और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैलकुलेट करना है। तो आप मुझे ये बताएं कि इस सैंपल स्पेस के करस्पॉन्ड जो नंबर ऑफ हेड्स हैं
उनके लिए रैंडम वेरिएबल क्या क्या बनेंगे? पहले में हेड कितनी है पहली एंट्री में? 3 बनेगा, 2 2 2 1 1 और 0। इसका मतलब है 0 1 2 एंड 3 ये आपके पास क्या बनेंगे टोटल? रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल्स। रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। मतलब उनको आपने कोई वैल्यूज असाइन कर दी है। अब इन रैंडम वेरिएबल्स के करस्पॉन्ड हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैलकुलेट करना है। ओके जी। अब रैंडम वेरिएबल आपके पास 0 1 2 और 3 है। तो जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैंने आपको बताया है कि ये स्मॉल एफ ऑफ एक्स की इक्वल है, और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन डेफिनेशन मैंने आपको बताई की थी कि ये पी ऑफ एक्स के बराबर है। ये अगर आप यहाँ पे देखें ना, ये पैराग्राफ लेट एक्स बी है discrete random variable taking on distinct values of x, then the function defined by p of x और f of x। तो f of x किसकी इक्वल है? कैपिटल p of x, ठीक है। कैपिटल p है वो प्रोबेबिलिटी है। अब जीरो पे हम जो है वो निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी। पहले रैंडम वेरिएबल की जो एंट्री है 0, f of 0, तो ये इक्वल है p of x इज इक्वल टू 0। अब आप मुझे ये बताएं कि ऐसा रैंडम वेरिएबल जिसकी वैल्यू 0 है तो उसके कॉरिस्पॉन्डिंग कितनी एंट्रीज आपके पास आ रही हैं सैंपल स्पेस में? कौन कौन सी एंट्रीज? एक ही है सर, टेल टेल टेल। टेल टेल टेल। अच्छा, अब टेल 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 इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या बनेगी? 1/8। 1/8। 1/8, ठीक है, 1/8। अच्छा, अब ये बताएं कि आपके पास जो है वो नेक्स्ट 1 है, अगला रैंडम वेरिएबल की वैल्यू तो 1। तो इसका मतलब है कि x कैपिटल X इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि ऐसी एंट्रीज जिसमें एक हेड हो, तो एक हेड वाली कितनी एंट्रीज है आपके पास? हेड टेल 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 हेड टेल 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 हेड। तो ये कितनी एंट्रीज है बेसिकली? 3। 3 है। तो इसका मतलब है कि आपके पास 3/8 बनेगी, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो रैंडम वेरिएबल 2 है जिसमें 2 हेड हों, तो वो भी आपके पास 3 एंट्रीज हैं, हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड। तो 3/8 उसकी भी बनेगी। और इसके बाद आपके पास 3, मतलब इसमें तीनों हेड हैं तो 1/8 बनेगी, ठीक है। तो ये आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल ली है, ठीक है। अगर आप इसको टेबुलर फॉर्म में लिखें, पुटिंग दिस इंफॉर्मेशन इन द टेबुलर फॉर्म वी obtained द डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x एज 0 1 2 3। ये नंबर ऑफ हेड्स ये रैंडम वेरिएबल थे और इसके करस्पॉन्ड प्रोबेबिलिटी जो आ जाएगी 1/8 3/8 3/8 और 1/8, ठीक है। और ये देखें, अगर आप इन सारी प्रोबेबिलिटीज़ जो निकली हैं 1/8 3/8 सैम्पल स्पेस की 3/8 1/8, इनको अगर आप ऐड करें तो टोटल सैम्पल स्पेस इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आएगी? 1 1 जो कि प्रोबेबिलिटी का एक्सियम था जो हमने पढ़ा था वो सेटिस्फाई कर। अच्छा, इसको एक ने इसने फार्मूले की फॉर्म में भी एक्सप्रेस किया हुआ है। ये बाद केसेस में तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन बाद दफ़ा ये न्यूमेरिकल का जो कोर्स है उसकी हेल्प से ये कैलकुलेट करते हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। चलें, अब आपने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन देखें, मैंने आपको बताया था उसकी डेफिनेशन कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी और कैपिटल एक्स इज लेस देन एक्स, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं कि जो आपके पास रैंडम वेरिएबल हैं वो कौन कौन से हैं? 0 1 2 3 1 2 एंड 3, 1 2 ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि ये x लेस देन 0 के लिए भी निकालता है और x ग्रेटर देन 0 और उनके बिटवीन जितने भी नंबर आते हैं। व्हेन x इज लेस देन 0 वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज लेस देन x। तो फिर x की क्या वैल्यूज बनेगी कैपिटल X की जो 0 से लेस हो? x की वैल्यू 0 से लेस है ना,
तो फिर कौन सी वैल्यू बनेगी? कैपिटल एक्स इज स्मॉल इज लेस देन एक्स, और ये स्मॉल एक्स क्या है? 0 और 0 से सारा लेस, तो कोई वैल्यू आएगी आपके पास? 0 आएगी, नहीं आएगी ना सर? कोई वैल्यू भी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या बनेगी इसकी? इस केस में 0 बनेगी। ठीक है, अच्छा अब ये बताएं कि इफ x इज लेस देन x लाइज बिटवीन 0 एंड 1, और 1 इंक्लूड नहीं किया हुआ इसने, तो अब आप मुझे ये बताएं कि कैपिटल X जो है वो कौन सी वैल्यूज उसमें आएंगी कैपिटल X की? 1/8 टेल सर 1/8। नहीं, कैपिटल X की वैल्यू 0 इसने लिखी है, ये कैसे लिखी है? नहीं पता Zero सर, ये रहना मुझे चाहिए। लगता है क्या। देखें x 0 और 1 के बिटवीन है, और कैपिटल X जो है वो x से लेस है। कैपिटल X क्या है? x से स्मॉल लेस एक्स से है। लेस एक्स से लेस है। हाँ, x से लेस, तो 1 तो नहीं आ सकता, 1 तो इंक्लूड ही नहीं है, तो फिर जो है ये एंट्री आपके पास क्या बनेगी? x की वैल्यू 0। 0। ठीक है, बनेगी सर। तो तो 0 के केस में जिसकी जो प्रोबेबिलिटी बनी थी वो क्या बनी थी? 1/8। 1/8। 1/8 रैंडम वेरिएबल। अच्छा, जब when x lies between 1 and 2, thus कैपिटल X is less than x, तो फिर x की वैल्यूज कौन कौन सी बनेगी? एक x की वैल्यू 0 1 आएगी और एक 1 आएगी। ठीक है, 2 तो इंक्लूड ही नहीं है, और ये दोनों वैल्यूज बेसिकली आपके पास इनकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 0 वाले के केस में? 1/8 1/8। 1/8, और 1 के केस में कितनी आएगी? 3/8 3/8। 3/8। इसी तरह 2 to 3 when x lies to 2 to 3, तो ये देखें सिंस कैपिटल X इज लेस देन x, तो फिर इस केस में एक x की वैल्यू 0 आ जाएगी, एक आपके पास 1 आ जाएगी और एक 2 आ जाएगी। ठीक है, तो 0 के केस में प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/8 है, फिर जो है वो 1 के केस में 3/8, उसने 4/8 लिखा हुआ है, और फिर 2 के केस में आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 3/8। 3/8 तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 7/8 when x is greater than 1। नहीं, x जब ग्रेटर देन 3 है, 3 और 3 से ग्रेटर, क्योंकि आपका जो रैंडम वेरिएबल है 0 1 2 3। अब तो इसका मतलब है कि कैपिटल X की फिर वैल्यूज क्या क्या बनेगी? एक 0 बनेगी, उस केस में एक 1 बनेगी, एक 2 बनेगी और एक 3 बनेगी। ठीक है, तो 0 पे प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास? 1/8। और 1 पे 3/8, 2 पे आपके पास 3/8, और 3 पे क्या है? 1/8 1/8 आएगी। तो टेबल आपने निकाला हुआ है, 3 पे भी 1/8, तो इनको सम अप करेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी टोटल कितनी बन जाएगी? 1 1 बन जाएगी सर। 1 बन जाएगी। इसीलिए 3 और 3 से ग्रेटर जो है उसमें प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 बनेगी। अब देखें वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसे लिखता है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन व्हेन x इज लेस देन 0, तो 0 आई है आपके पास। ठीक है, क्योंकि आपके पास रैंडम वेरिएबल की जो एंट्री 0 है, 0 से लेस तो आपके पास कोई सैंपल स्पेस का इवेंट ही नहीं था। ठीक है, इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। 0 और 1 के बिटवीन आपके पास 1/8 आई है। 1 और 2 के बिटवीन आपके पास कितनी आई है? 4/8। 2 और 3 7/8,
7 by फॉर 8. एक्स 3 इक्वल टू और ग्रेटर देन 3 उसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी आई है 1। तो इस तरह से ये जो आपके पास जो है फंक्शन जो बना है इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। फिर वो कहता है कि आप जो है जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का ग्राफ ड्रा करें। आप नीचे देखें कि जो आपके पास प्रोबेबिलिटी आई थी जीरो पे कितनी आई थी 1 by 8. जीरो पे भाई 1/8 आई थी ना। 1 पे कितनी आई थी 3 by 8. 3/8। 2 पे कितनी आई थी 3/8 और 3 पे कितनी आई थी 1 by 8. 3 पे भी 1/8 आई थी जो प्रोबेबिलिटी आपने निकाली थी। जो आपने ये x और 0 1 2 3 आपने और इसके करस्पॉन्ड जो भी ये आपके पास आ रही है ना वैल्यू उनको उसने यहाँ पे बनाया हुआ है। इसी तरह आगे एग्जांपल है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सम ऑफ डॉट्स व्हेन टू फेयर्स आर थ्रोन। Use the probability distribution to find the probabilities of obtaining a sum of 8 or 11, a sum that is greater than 8, a sum that is greater than 5 but less than or equal to 10। ठीक है, ये पार्ट है इसका। A sample space for the experiment of throwing 2 dice containing 36 sample points which are equally likely. Each point has the probability 1/36। आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी। तो let x be a random variable let x be a random variable representing the sum of dots which appear on the dice, then the value of the random variable are। तो कौन कौन सी बनेगी रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज
सर 2 से 12। 2 से 12 1 क्यों नहीं आया इसमें? सर वो दो का नहीं आते हैं, वो एक और एक दो। डाइसिस रोल हाँ? कर रहे हैं तो मतलब 2 से कम तो हो ही नहीं सकता ना सर। 2 से कम क्योंकि सम ऑफ डॉट निकाल रहे हैं ना, तो मिनिमम यस जो है दोनों में 1 1 एंट्रीज है, तो 1 1 करेंगे तो फिर सम तो ज़ाहिर बात है 2 ही बनेगा, 2 से लेस तो हो ही नहीं सकता। तो टी 2 3 4 5 6 7 11 तो 12 तक बनेंगे। अब सम ऑफ डॉट्स इनकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम निकाल रहे हैं, क्वेश्चन में उसने ये पता किया है। ओके, तो इसका मतलब है कि पहला रैंडम वेरिएबल 2 है, कैप एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू 2। तो कौन सा इवेंट है कि जिसमें सम 2 आता है? तो इसका मतलब है कि 1 1 एंट्रीज हों, तो इसकी प्रोबेबिलिटी फिर कितनी बनेगी? टोटल सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स कितने हैं? 36। 36। तो ये 2 जो रैंडम वेरिएबल है इसकी प्रोबेबिलिटी 1/36। फिर वो कह रहा है 3 x इज इक्वल टू 3। तो इसमें प्रोबेबिलिटी फिर एक 1 2 आ सकता है और एक 2 1। 2 1 आ सकता है। तो फिर ये दो ही एंट्रीज हैं और इसकी प्रोबेबिलिटी फिर कितनी बनेगी? 2/36। 2/36। इसी तरह 4 की निकालता है, 3/5 की, 6 की, 7 की, 8 की, 10 की, 11 एंड 12। इस तरह ये निकाल के तो ये डिजायर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स को निकाल रहा है यहाँ पे। It is interesting to note that this result may also be expressed by the equation। वो इक्वेशन से भी कर रहा है, लेकिन ये अब इक्वेशन आई कैसे है, ये मैं यही ऊपर भी बात कर रहा था कि ये न्यूमेरिकल डेटा से बेसिकली हम इक्वेशन बनाते हैं। ये आप इसको फिलहाल आपने ऊपर टेबल तक ही बस सॉल्व कर दें। आगे अगले पार्ट में क्या कह रहा है? Use the probability distribution to find the probabilities of obtaining a sum of 8 or 11। Sum of 8 or 11 मतलब x जो है वो 8 हो या 11 हो। तो सम का वर्ड जब भी यूज होता है, सम ऑफ 8 और 11, तो p ऑफ 8 प्लस p ऑफ 11, ठीक है। तो p ऑफ 8 का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो 8 पे इसकी वैल्यू क्या आई है? 5/36 और 11 पे क्या आई है? 2/30। 2/36, ठीक है। तो ये 2/36 और ऐड करके तो ये 7/36 आ जाएगा। अ सम दैट इज ग्रेटर देन 8, तो प्रोबेबिलिटी सम दैट इज ग्रेटर देन 8 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू 9 हो जाएगी, 10 11 एंड 12, और p ऑफ 9 x इक्वल टू 9 ये आपने ऊपर निकाला हुआ है, f ऑफ 9 की इक्वल है, ठीक है। फिर f ऑफ 10 11 12 ये क्या निकाल रहे हैं? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्मॉल f से डिनोट कर रहे हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो कैपिटल X से डिनोट कर रहे हैं। जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है स्मॉल x वो किसके इक्वल है? कैपिटल P प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 9। और जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है उसमें भी क्या होता है? उसमें भी प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन कैपिटल X लेस देन स्मॉल x के इक्वल होता है। फर्क ये समझ आ रही है कि नहीं बात की इसकी? सर ये रिपीट करें। हेलो, रिपीट मैं कर कह दो रहा हूँ सर। कि सर ये जो रिपीट करते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास, उसकी डेफिनेशन क्या थी आपके पास? P of x
जो पहली एग्जांपल हमने की है ना, वो देखें प्रोबेबिलिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें सिंपल प्रोबेबिलिटी उस पॉइंट पे निकाल रहे होते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 1, एट कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 2, ऐसा ही है। जबकि जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसमें देखें, जो कह रहा हूँ कि जो आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ ऑफ एक्स। जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है स्मॉल एफ, उसकी डेफिनेशन है इज इक्वल टू पी और ब्रैकेट के अंदर एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसमें लिखा हुआ है कैपिटल एक्स इज लेस देन एक्स, ठीक है, ये फर्क है। तो अब कैपिटल एक्स एक्स की कौन सी वैल्यू आएगी जो एक्स से लेस है, जैसे हमने एग्जांपल में निकाली है वेल एक्स इज लेस देन 0, तो उसमें उस केस में 0 आई थी। जब एक्स 0 और 1 के बिटवीन है तो वो कौन सी वैल्यू है जो इसकी वैल्यू एक्स से लेस होनी चाहिए, तो वो 0 आ रही थी बेसिकली, ठीक है। यस सर। और फिर 1 से 2 तो फिर जो है उसकी एक वैल्यू 0 आ रही थी और एक वैल्यू बेसिकली 1 आ रही थी, ठीक है। तो ये इस तरह से है बेसिकली। अच्छा, अब आगे आ जाएं। अ सम दैट इज ग्रेटर देन 8, तो 8, 9, 10, 11, 12 आ जाएगा और उस पर उसने जो है प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है निकाल रही है। अ सम दैट इज ग्रेटर देन 5 बट लेस देन और इक्वल टू 10, तो 5 से 10 मतलब 5 से ग्रेटर 6, 7, 8, 9 और 10 तक जाएगा। तो x इक्वल टू 6, 7, 8, 9 और 10, ये वैल्यूज आ जाएंगी इसकी बेसिकली। इस पे उसने जो है वो प्रोबेबिलिटी फंक्शन निकाला हुआ है। ठीक है जी। यस सर। अच्छा, अभी हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी है। अभी हम देखते हैं कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। जी, अच्छा, रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूस, इसकी क्या डेफिनेशन है? A random variable x is defined to be continuous if it can assume every possible value in an interval a to b, ठीक है, where a and b may be minus infinity to plus infinity। तो पहले हमने देखा था कि डिस्क्रीट में सारी वैल्यूज जो हैं वो x जो है वो अज्यूम नहीं करता, ठीक है। मसलन वो देखा था कि कॉइन को टॉस किया है तो उसमें हेड जो है वो 0, 1, 2 आ रहे थे, ठीक है। तो
अब आपके पास अगर रैंडम वेरिएबल हर वैल्यू जो है वो उसमें उसके अंदर आ रही है, मतलब है कि कोई इंटरवल है, ठीक है, जैसे A to B, तो इसमें आपको देखें सारी वैल्यूज़ आ रही हैं, इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज़ हैं A से B तक। तो ऐसा वेरिएबल उसको हम कहते हैं कॉन्टीन्यूस वेरिएबल, ठीक है। इसकी एग्जांपल में कहता है हाइट ऑफ ए पर्सन। तो आपको पता है कि हाइट जो है वो आप अगर काउंट करें तो उसमें तकरीबन सारी एंट्रीज हमारे पास आ जाती हैं, ठीक है, कंटिन्यूस है ये भी। टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट अ प्लेस, आप किसी प्लेस में टेम्परेचर काउंट करना शुरू करें तो उसमें भी सारी एंट्रीज आती हैं। अमाउंट ऑफ रेनफॉल, टाइम टू फेलियर फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आर द एग्जांपल आर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, ठीक है जी। फिर वो कहते हैं रैंडम वेरिएबल इज आल्सो defined to be continuous if its distribution function is continuous and is differentiable everywhere except an isolated point in the given range. ठीक है। A random variable x may also be defined to be continuous if its distribution function is continuous and is differentiable. तो ये उसकी दूसरी डेफिनेशन भी है कि वो कंटिन्यूस होना चाहिए उसका ग्राफ और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। कंटिन्यूस तो उसमें ब्रेकेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और डिफरेंशिएबल मतलब है कि उसमें कॉर्नर नहीं होने चाहिए, एजेस नहीं होने चाहिए, ठीक है। A graph that has no jump or step but it is continuous, तो ऐसे रैंडम वेरिएबल को हम जो है वो कंटिन्यूस करेंगे। ये let the derivative of f be ये कौन है यार? हेलो, ये कुछ बच्चे दो जगह पे एक साथ ज्वाइन करते हैं जिस वजह से माइक का इशू होता है, फोन पे भी और लैपटॉप पे भी इस वजह से होता है ये। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और जो आपके पास प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, इनके दरमियान जो रिलेशन है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए, तो ये डिफाइन करता है d/dx f of x इज इक्वल टू f of x। अब आपको पता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में जो हमने फाइंड आउट किया है, तो x 0 पे उसकी वैल्यू क्या आई है, 0। अभी एक एग्जांपल पे 1 पे उसकी वैल्यू क्या आई थी, 1 पे 1/8 आई थी। तो ये भी अगर मैं एग्जांपल Yes, sir. So 1/8 आई। और फिर आगे फिर 2 पे 0 से 1 3/8 तक 1/8, फिर 1 से 2 तक उसकी वैल्यू क्या आई थी, 4/8, 4/8 और 2 से 3 फिर 7/8, और ग्रेटर देन 3 पे उसकी वैल्यू क्या आई थी, 1। 1। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा है, मतलब है कि नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है। 0, 1/8, 4/8, 7/8, 1। ठीक है एक्सक्यूज मी सर, जी? सर इस वीक के लिए कोई असाइनमेंट है? क्यों?
क्या मसला है? सर ये कोई बाहर से जो है ना गेस्ट के तौर पे आकर कर रहा है। जी सर, ये दोबारा वही भाई थे फेक आईडी वाले। बाहर से आ रहा है क्या कोई। नाम है, क्या नाम है इसका? सर ये जिस आईडी के ऊपर MJ लिखा हुआ है ना, MJ? सर वो लीव कर गया। ये कौन लोग हैं यार जो आ जाते हैं तंग करते हैं? वो लॉबी वाला ऑप्शन इसीलिए रखा गया है ना। अब लॉबी वाले ऑप्शन में फिर मसला ये होता है कि लॉबी को जब एवरीवन करते हैं तो फिर वो सारे आ जाते हैं इस तरह के भी। अब जब लॉबी में 1 बाय 1 एंट्री करें तो उसमें फिर वो बंदा फिर एंट्री करता रहे, एंट्री हर किसी को। 12 ये देखें वो कह रहे हैं कि सिंस कैपिटल एफ इज नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एफ, ठीक है, वी हैव, अगर आपके पास जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पॉजिटिव है, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि स्मॉल एफ जो है वो भी पॉजिटिव होगा आपके पास ग्रेटर देन 0, और जो स्मॉल कैपिटल एफ की वैल्यू आएगी इसको अगर आप इंटीग्रेट करें तो -∞ से x तक वो कह रहा है कि आएगी फॉर ऑल x। तो ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस जो हैं उसकी डेफिनेशन है ये आपके पास कैपिटल एफ इस केस में -∞ टू x f of x dx। और डिस्क्रीट के केस में क्या आती है इसकी डेफिनेशन? हेलो जी सर। मैं कह रहा हूँ कि डिस्क्रीट के केस में डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की क्या डेफिनेशन है? सर प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन x। उसमें है x लेस देन x और वो सम कर रहा है उधर, देखें समिशन है, फिर x 0 पे निकालता है, x 1 पे, x 2 पे। समिशन वाली मैंने एक डेफिनेशन नहीं बताई थी नीचे, यस प्रोबेबिलिटी की जो समिशन कर रहा था। यस सर। तो डिस्क्रीट के केस में सम का यूज होता है ना, सम, और जब आपके पास कॉन्टिन्यूस होगा रैंडम वेरिएबल तो आपके पास इंटीग्रेशन की फॉर्म में ये इसकी डेफिनेशन बनेगी। वहाँ पे समिशन एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पे इंटेग्रल -∞ टू x f of x dx है। तो ये दो प्रॉपर्टीज हैं जो एक तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की डेफिनेशन बता रहा है -∞ टू x, और एक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। द फंक्शन f of x इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। वहाँ पे ये इसको कहते थे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, यहाँ पे इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, PDF और सिंपल डेंसिटी फंक्शन। PDF है द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, ये हमेशा पॉजिटिव होता है ग्रेटर देन 0, मतलब है कि इसकी वैल्यू जो होती है पॉजिटिव का मतलब क्या है कि ये x एक्सिस के ऊपर ही आती है इसकी वैल्यू, ठीक है जी, फॉर ऑल x। f ऑफ x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, कि मतलब है एक्सिस के ऊपर ही ये लाई करता है, और -∞ टू +∞ f ऑफ x dx इज इक्वल टू 1 है।
अगर आप इसको इंटीग्रेट करें तो ये 1 आएगा आपके पास। ये किसकी प्रॉपर्टीज है? डेंसिटी फंक्शन की। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन स्मॉल एक्स, स्मॉल एफ ऑफ एक्स। ये होता है इस केस में जब रैंडम वेरिएबल आपका कंटिन्यूअस होगा। जब रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट होगा तो फिर ये एफ ऑफ एक्स वो समेशन की फॉर्म में आएगा, समेशन, और वो जो पीछे हमने प्रॉपर्टीज देखी थी। अच्छा ये बताएं कि ये एग्ज़ाम कब से शुरू है फाइनल? सर शेड्यूल के मुताबिक 28 जून है। 28 जून, सही है। अच्छा ये देखें, find the value of k so that the function defined as follow may be the density function f of x probability density function या density function एक ही बात है। f of x is equal to kx when x lies between 0 to 2 and 0 elsewhere। बी पार्ट में कहता है फाइंड आल्सो द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ टू सैंपल वैल्यूज विल एक्सीड 1। कंप्यूट द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ ऑफ एक्स। ओके जी, डेंसिटी फंक्शन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? दो, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हो या डेंसिटी फंक्शन स्मॉल एफ ऑफ एक्स। वो 0 से बड़ा होगा और उसका इंटीग्रल 1 के इक्वल होगा। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स 1 के इक्वल होगा। और जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसकी क्या डेफिनेशन है? कैपिटल एफ ऑफ एक्स। माइनस इन्फिनिटी नहीं, इसमें तो समेशन नहीं है, ये तो हमारे पास अब डेंसिटी फंक्शन है ना। ये तो जब आपके पास डेंसिटी फंक्शन मतलब रैंडम वेरिएबल आपका क्या है, कंटिन्यूस है, तो उस केस में डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो माइनस इन्फिनिटी टू एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। ये भी हमने देखा नहीं है इसकी डेफिनेशन। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और ये पीडीएफ की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। ये प्रॉपर्टीज बेसिकली, ये 0 और 1 क्यों है आपको पता है? नो सर। नहीं सर। प्रोबेबिलिटी के एक्सियम पढ़े थे आपने? यस सर। तो प्रोबेबिलिटी के एक्सियम किसी भी, ये एफ ऑफ एक्स बेसिकली क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ही है ना, या जैसे हमने प्रोबेबिलिटी फंक्शन कहा था, इस केस में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कह रहे हैं। तो ये आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी 0 या 0 से ग्रेटर होती है, ये जो एक्सियम है बेसिकली ये उसी से आई हुई है डेफिनेशन बेसिकली। और 1 क्यों होती है? अब जब रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट होता है तो टोटल जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको हम सम करते हैं तो 1 आ जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब है कि इंटीग्रल
इंटीग्रेशन इसमें इस्तेमाल होती है। इंटीग्रेशन टोटल जो प्रोबेबिलिटी है उसकी इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स वो 1 के इक्वल आती है। सैम्पल स्पेस अगर पूरी हम कंसिडर करें तो ये बेसिकली उधर से ये एक्सियम्स हैं बेसिकली प्रॉपर्टीज इसकी। अच्छा देखें, जब आपके पास जो है प्रोबेबिलिटी when x lies between c to d, प्रोबेबिलिटी आप निकालना चाहते हैं c to d, तो इसका मतलब है कि आपके पास एफ ऑफ डी माइनस एफ ऑफ सी निकलेगा। चार आदमी उसकी क्लास लगी हुई है। क्या हुआ? हेलो यस सर। यस सर। यस सर। भाई ये देखें ज़रा, प्रोबेबिलिटी c to d, x lies between c to d, तो ये आपको पता है कि किसकी इक्वल है? डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की इक्वल होती है ना यार। ये ऊपर जो डेफिनेशन हमने देखी थी, ये देखें जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, ये क्या है बेसिकली? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स है ना। ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की इक्वल है ना, मैं यही कह रहा हूँ। और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो फिर किसकी इक्वल है? जी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रल ऑफ एक्स सर। नहीं नहीं, माइनस इन्फिनिटी टू एक्स है ना। अब एक्स तो फिर कोई भी वैल्यू हो सकती है, Yes, वो sir. क्वेश्चन में डिफाइन होगी। ये तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इस केस में है ना कंटिन्यूअस के। डिस्क्रीट के केस में क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स लेस देन एक्स। एक्स देन एक्स, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा अब ये देखें, ये नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लाइज बिटवीन सी एंड डी, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन होती है एफ ऑफ डी माइनस एफ ऑफ सी, ठीक है। और एफ ऑफ डी की डेफिनेशन है, अब एफ ऑफ एक्स की है माइनस इन्फिनिटी टू एक्स, तो इसकी डेफिनेशन फिर क्या बन जाएगी? माइनस इन्फिनिटी टू डी। इन्फिनिटी टू डी माइनस फिर माइनस इन्फिनिटी टू सी, और फिर ये
इन्फिनिटी को ऊपर लेके जाएगा ना, ठीक है। जो सेकंड लिमिट है ना उसको सी नीचे ले आएगा और माइनस इन्फिनिटी को ऊपर ले आएगा, तो एक माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये फिर सी टू डी बन जाएगा। क्या होता है माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ये जो इनडेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज होती हैं उसको यूज़ किया है इसमें। तो सी टू डी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये फिर प्रोबेबिलिटी क्या देती है आपको, सी टू डी एफ ऑफ एक्स डी एक्स एरिया देती है, एरिया कर्व फ्रॉम सी टू डी, ठीक है। तो इससे हम क्या चीज़ इंक्लूड करते हैं, कंक्लूड क्या करेंगे, जब आपके पास रैंडम वेरिएबल बेसिकली कंटिन्यूस होगा, रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूस होगा, तो आप किसी भी इंटरवल पे जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे वो बेसिकली क्या होगा, एरिया अंडर दी कर्व, ठीक है जी। यस सर। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि जब आपके पास रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूस है और मैं आपको कहता हूं कि किसी एक पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी निकालें, तो फिर उस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, इंटरवल पे नहीं, इंटरवल के किसी एक पॉइंट पे, मतलब सी पे निकालें, तो लोअर लिमिट भी सी है और अपर लिमिट भी आपके पास क्या बन जाएगी, सी बन जाएगी। सी, हाँ जी, सी रहेगी। हाँ सी। तो उस केस में फिर ये इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी, दोनों लिमिट जब सेम होती है तो जीरो नहीं आएगी, जीरो आएगी। ये नीचे वही बात लिख रहा है, ये देखें, द क्वांटिटी एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड सिंस एट एक्स इज इक्वल टू के फ्रॉम के टू के एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, और नीचे ये बात लिखा है, इट शुड देयरफॉर बी नोटेड दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल टेकिंग एट अ पर्टिकुलर के इज ऑलवेज जीरो। Therefore, that is why probability of a continuous random variable is measurable only over a given interval, ठीक है। तो ये हमेशा इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है ये इंटरवल पे मेजर की जाती है, एक पॉइंट पे मेजर करेंगे तो वो एक्चुअली आपके पास जीरो हो जाएगी। तो इसीलिए ये वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो रैंडम कंटिन्यूस वेरिएबल के केस, ये जो नीचे चार इसने इंटरवल लिखे हुए हैं सी टू डी, कभी वो इक्वलिटी का साइन इधर डाल रहा है, कभी नहीं डाल रहा, कभी सी की तरफ डाल रहा है, कभी डी की तरफ, तो ये चारों का मीनिंग एक ही है, इनको इंक्लूड करें या ना करें, क्योंकि एंड पॉइंट पे वो प्रोबेबिलिटी जो होती है वो जीरो कंसिडर की जाती है। They may be different with a discrete random variable. डिस्क्रीट में ऐसा नहीं होता, कंटिन्यूस में आप इक्वलिटी का साइन इंक्लूड करें या ना करें। अच्छा, अब मैं इस एग्जांपल की तरफ आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फंक्शन डिफाइंड एज फॉलो में बी द डेंसिटी फंक्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो आपको पता है कि ये डेंसिटी फंक्शन है तो उसकी दो प्रॉपर्टीज है, एक एफ ऑफ एक्स जो होती है ये जीरो और जीरो से ग्रेटर है, और दूसरी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स 1 है। तो के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये आपको पता है एफ ऑफ एक्स क्या है, आपके पास जीरो और जीरो से ग्रेटर है, और के एक्स है, एक्स आपके पास क्या है जीरो से 2, तो फिर के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एफ ऑफ एक्स तो पॉजिटिव रहेगा ना, तो इसका मतलब है कि के की वैल्यू जीरो और जीरो से ग्रेटर ही होनी चाहिए। के एक्स है, के एक्स फिर ही पॉजिटिव रहेगा, और एक्स जीरो से 2 है, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, तो के एक्स पॉजिटिव उस सूरत में बनेगा जब के भी जीरो और जीरो से ग्रेटर होगा। तो एक कंडीशन ये पता चल जाएगी कि के की वैल्यू जीरो या जीरो से ग्रेटर आएगी। द सेकंड कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड इफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1। तो ये 1 की इक्वल इसको रखेंगे, अब आप ब्रेक कर देंगे माइनस इन्फिनिटी टू जीरो,
क्योंकि इंटरवल आपके पास 0 से 2 है, फिर 0 से 2 और फिर 2 से इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी टू 0 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? 0। क्योंकि एल स्क्वायर के लिए फंक्शन 0 है और 0 से 2 के लिए फंक्शन क्या है आपके पास? के एक्स है। K of x. हाँ, और 2 टू इन्फिनिटी इसके लिए फंक्शन क्या आता है? 0. 0। 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/2। ठीक है जी। अब देखिए, जो पहले वो बात कर रहे थे ना कि जो लिमिट होती है वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी क्यों लेते हैं। देखें, 0 से 2 करेंगे तो फिर लिमिट, अगर मैं इस इंटीग्रल में 0 से 2 लिमिट लिखूं तो फिर इसका आंसर क्या आएगा? K of x सिर्फ आएगा। मतलब 0 to 2 लिखेंगे तो फिर भी यही आंसर आएगा के की वैल्यू। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिख रहे हैं फिर भी यही आंसर आ रहा है, क्योंकि उससे पहले 0 से, और 0 से लेके 2 से पहले और 0 से लेके 2 के बाद हमारे पास कोई रैंडम वेरिएबल नहीं डिफाइन था ना। रैंडम वेरिएबल हमारे पास 0 से 2 इंटरवल है सिर्फ, तो इसलिए वो डेफिनेशन में भी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिख रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पे आपको ये डेफिनेशन से भी ये बात क्लियर हो रही है। के की वैल्यू 1/2, तो ये के की वैल्यू फाइंड आउट कर दी इसने। अगला पार्ट वो क्या कह रहा है, also find the probability that both of two sample values will exceed 1। मतलब कि सैंपल वैल्यू से मुराद सैंपल, यहाँ पे कैपिटल एक्स है ना, सैंपल वैल्यूज मतलब कि जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज आई हैं। सैंपल वैल्यूज उन्हीं को कहते हैं ना, जो सैंपल स्पेस को हमने वैल्यू असाइन की है उनको सैंपल वैल्यूज कहते हैं। विल एक्सीड 1, तो इसका मतलब है कि कैपिटल एक्स जो है ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 1। अच्छा, अब कैपिटल एक्स जब ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगी इसकी वैल्यू? जी, गाने की आवाज आ रही है क्लास में? गाने की आवाज आ रही है क्लास में? 1 से ग्रेटर देन वैल्यू है ना, तो 1 से ग्रेटर वैल्यू कहाँ तक है इसकी? 2 तक जाएगी। इंटरवल कहाँ तक है? 2 तक। 2 तक, तो 1 से लेके 2 तक बनेगा। और ये डेफिनेशन कहाँ से आई है? वो जो आपके पास माइनस इन्फिनिटी टू एक्स नहीं था आपके पास, तो माइनस इन्फिनिटी टू 2 करेंगे तो इसमें जो है माइनस इन्फिनिटी से 2, फिर माइनस इन्फिनिटी से 1 और फिर 1 से क्या करेंगे? 2, बल्कि वो 0 से 2 था। ठीक है जी, तो 1 से 2 आ जाएगा आपके पास, और इसके लिए आपके पास क्या है? एफ ऑफ एक्स क्या है? x/2। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 3/4। ठीक है जी, the two sample values exceeding 1, 3/4 multiplied by 3/4, तो ये 9/16 इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, अगले पार्ट में क्या कर रहे हैं?
कंप्यूट द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो वही उसने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की डेफिनेशन लगाई है माइनस इन्फिनिटी टू एक्स एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो, तो ये ज़ीरो आ जाएगा। व्हेन एक्स लाइज बिटवीन ज़ीरो टू टू माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो, फिर ज़ीरो टू एक्स, ये उसने किया हुआ है। फिर ग्रेटर देन ज़ीरो, तो ज़ीरो माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो और फिर ज़ीरो टू टू, तो इस तरह से ये इसने निकाला हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है जी, अगली एग्जांपल भी देख लें। अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज कंटिन्यूस टाइप पीडीएफ, probability at x is equal to 1/2, x less than 1/2। ये देख लेंगे इस एग्जांपल को, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी आगे लिखी है इसमें। जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन से पहले पहले ये दो एग्जांपल्स हैं, उनको देख लेंगे। हेलो, यस सर। यस सर। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ।